सुपर प्राइम टाइम प्रेजेंटेड बाय डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल्स, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम। देश के नंबर 1 न्यूज शो सुपर प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले सबसे अहम खबर, कोरोना की तीसरी लहर को लेकर अलग अलग भविष्यवाणियां हो रही। जानकार इसको लेकर तमाम तरह के दावे कर रहे हैं। कोई अगस्त में कोरोना की थर्ड वेव की दस्तक की बात कह रहा है, तो कोई कह रहा है कि सितंबर तक तीसरी लहर आएगी। दावों के आधार पर सरकार तैयारी में भी जुटी है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्शन में हैं। ऑक्सीजन से लेकर नए बेड्स तक की व्यवस्था की जा रही है। दिल्ली के 2 बाजारों को नियम नहीं मानने के चलते बंद कर दिया गया है। ये सब तब जबकि युद्ध स्तर पर वैक्सीनेशन भी चल रहा है। लोगों से एहतियात बरतने की अपील की जा रही है। इसके बावजूद अगस्त या सितंबर में कोरोना की तीसरी लहर आने का दावा क्यों हो रहा है, वजह हम आपको बताते हैं। इस दृश्य को देखिए और बस देखते रहिए, क्योंकि ये सिर्फ भीड़ नहीं है, देशव्यापी लापरवाही की सबसे खौफनाक तस्वीर है। संक्रमण संकट की नई आहट के बीच इंसानों के आत्मघाती बन जाने का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। दहलीज पर खड़ी अदृश्य महामारी को नजरअंदाज कर बेपरवाही की वेदी पर जिंदगी दान करने का प्रमाण है। देख लीजिए, शहर अलग हैं, लोग अलग हैं, लेकिन स्थिति एक जैसी है। भीड़ एक जैसी है, बेफिक्री एक जैसी है। हर कोई किलर कोरोना को न्योता देता घूम रहा है। देश से दूरी के सारे कायदे धराशायी हुए पड़े हैं वृंदावन की गलियों में। भीड़ के पैर तले रौंदे जा रहे हैं 2 गज की दूरी वाले नियम। धूल में उड़ाई जा रही है सरकार की अपील। 2 लोगों के बीच में दबकर तड़प रहा है कोरोना प्रोटोकॉल। तीसरी लहर की आशंकाओं के बीच मथुरा वृंदावन में यूं ही भीड़ उमड़ रही है। न तो मंदिर के कर्मचारी मास्क लगाए हुए हैं, न दर्शन करने वाले श्रद्धालु। पूरी व्यवस्था श्री कृष्ण की कृपा पर अटकी हुई है। घनघोर लापरवाही की ये तस्वीरें मनाली की हैं, जहां सड़कों पर लोग कुछ यूं घूम रहे हैं। कोरोना की रफ्तार धीमी होते ही भीड़ उमड़ पड़ी है हिल स्टेशंस पर। खासकर हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियों के बीच जबरदस्त हुजूम है लोगों का। एक दिन में 2-2 हजार लोग पहुंच रहे हैं, बिना मास्क लगाए घूम रहे हैं कोरोना को न्योता देते हुए। हिमाचल प्रदेश के शिमला में भी वीकेंड के दौरान पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ रही है, लेकिन यही भीड़ कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर रही है, जिसके बाद पुलिस को अब एक्शन में आना पड़ा है। हिमाचल प्रदेश पुलिस के द्वारा तमाम ऐसे लोग जो कि मास्क नहीं लगा रहे या फिर नियमों का पालन नहीं कर रहे, उनके चालान किए जा रहे हैं। और लगातार जो रिज मैदान है और मॉल रोड है, वहाँ पर लगातार पुलिस की टीमों को तैनात किया गया है और एक के बाद एक ऐसे लोग जो कि मास्क ना लगाने के नियम का उल्लंघन करते हैं, उनका चालान किया जाता है। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। सर, सुबह से आप इसी काम में लगे हैं, लोग नहीं मानते क्या बात? अब ये तो लोगों को जागरूक होना चाहिए, इस बारे तो मैं कुछ नहीं बोल सकता। मैं तो प्लीज अपनी ड्यूटी। पीछे लगातार रिज मैदान पे एक अनाउंसमेंट भी हो रही है पुलिस के द्वारा कि अभी सेकंड वेव खत्म नहीं हुई, लोग ध्यान रखें। जी जी जी, तो नहीं मान रहे सर लोग ना, उसके लिए हम भी जागरूक कर रहे हैं। तो कितने रुपए का चालान किया जा रहा है सर? मिनिमम हम 500 का कर रहे हैं सर इसमें। तो सर, आपको लगता है आपने गलती करी, मास्क ना लगा के 500 रुपये भरने पड़ रहे हैं आपको? बिल्कुल सर, वो फोटो खींच रहे थे कि इसलिए मास्क उतारते, वरना हम पढ़े लिखे हम मास्क नहीं उतारते। हम मास्क लगा रहता है, एक फोटो खींचने के लिए अगर मास्क नीचे कर लिया फिर भी चालान भर रहे हैं, कोई बात नहीं, गलती किया कोई दिक्कत नहीं। तो सर, किस किस तरह के बहाने लोग दे रहे हैं फोटो खींचने के लिए, खाने के लिए? खाने के लिए कोई बोलता है मुझे सांस नहीं आ रहा है, कोई बोल रहे हैं मेरा सांस फूल रहा है, कोई बोलता है मुझे इरिटेशन हो रही है, कोई ना कोई बहाना लगाते रहते हैं। जुर्माना भी भर रहे हैं और डर को बेफिक्री के बूते चित कर लोग तमाम हिल स्टेशन घूम रहे हैं। पुणे के लोनावला में भी कमोबेश ऐसी ही स्थिति है, जहां मनाही के बावजूद लोग जुट रहे हैं, कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ा रहे हैं। बिना मास्क लगाए, बिना सोशल डिस्टेंसिंग के लोग मस्ती में जिंदगी को चुनौती दे रहे हैं और मौत को दावत। इस वक्त हम लोनावाला के बुशी डैम के पास है और आपको तस्वीर दिखा दें। ये तस्वीर हम काफ़ी देर से दिखा रहे हैं कि कैसे लोगों की बड़ी भीड़ यहाँ पर बुशी डैम पर एंजॉय करने पहुँची थी। पिकनिक पॉइंट है ये, लेकिन हमारी खबर को दिखाने के बाद अब पुलिस हरकत में आई है। आप देखिए, 2 कांस्टेबल यहाँ पर आए हुए हैं और ये जो भीड़ बगैर मास्क यहाँ पर दिखाई दे रही है, इन्हें सब यहाँ खदेड़ा जा रहा है। सवाल ये है
कि पहले ये एक्शन क्यों नहीं लिया गया। पहले एक्शन लिया गया होता तो ये भीड़ यहाँ तक नहीं आती, यानी कि नीचे से ऊपर तक इन्हें आने से रोका जा सकता था। देखिए 2 पुलिसकर्मी इस वक्त हैं और लगातार हमें खबर दिखा रहे थे कि बुशी डैम पर लोगों की भीड़ बढ़ रही है, कोरोना का खतरा है, संक्रमण बढ़ सकता है ऐसी जगह पर। ये स्थिति तब है जब कोरोना के कहर से महाराष्ट्र सबसे ज्यादा कराह रहा है। सबसे ज्यादा लोगों की मौत हुई है महाराष्ट्र में। इसके बावजूद यहां लोगों में लापरवाही बेहिसाब बढ़ी है। डराने वाली बात यह है कि इसमें बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, महिलाएं भी हैं, नौजवान भी हैं और सब के सब लापरवाही की चद्दर ओढ़कर डैम पर घूम रहे हैं। ये बताइए, आप लोगों ने बगैर मास्क के यहाँ पर आए हुए हैं, मास्क लगाना चाहिए कि नहीं? आपको नहीं लगता कि कोरोना है, मास्क लगा कर आना चाहिए? सही लगाने चाहिए। गलत है ना ये? गलत है। आपने भी मास्क नहीं लगाया? हाँ कहाँ से हैं आप? पूना से। पूना बताइए, आप बगल से आए लेकिन बगैर मास्क के हैं। एक और शख्स हैं, देखिए, लेकिन आपको मास्क लगाना चाहिए कि नहीं? जरूरी है ना मास्क। ये बताइए भाई साहब, आप लोग बगैर मास्क के यहाँ पर आए हो, ऐसा नहीं लग रहा है कि कोरोना खतरनाक साबित हो सकता है इसी हरकत से? वो सब आपका सही है, हम मास्क पहन के आए थे, लेकिन यहाँ पे भीड़ की तरफ जा रहे हैं, देख रहे हैं कि कोई भी मास्क पहना हुआ नहीं है। तो आप भी इसीलिए निकाल देंगे? आप हाँ। गलत बात है ना सर, आप क्यों निकाल बोल रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। ये बताइए, आपने भी मास्क नहीं लगाया और आप हंस भी रहे हैं। सुन तो लीजिए, देखिए, वो किसी ने भी मास्क नहीं लगाया। टीवी 9 भारतवर्ष पर खबर चली, पुलिस आई, चालान कटा, लोगों को भगाया, लेकिन जुर्माना भरकर भी ये लोग कोरोना से साक्षात्कार करने के लिए तैयार थे। ऐसे ही लोग जयपुर में भी हैं, जहां मुहाना मंडी में कोरोना गाइडलाइंस किलो के भाव नीलाम कर रहे हैं। न मास्क, न दूरी, न साफ सफाई, कुछ भी तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। सरकार और डॉक्टर्स तीसरी वेव की बात कर रहे हैं, लेकिन किस तरह से इस नियमों का माखौल उड़ाया जा रहा है इस वक्त आप देख सकते हैं। मैं जयपुर की मुहाना मंडी के अंदर मौजूद हूँ। प्रदेश की सबसे बड़ी मंडी है। आप देख सकते हैं 2 लोग बिना मास्क लगाए नजर आ रहे हैं और जिनके पास मास्क है वो मास्क नीचे कर रखा है। भैया मास्क क्यों नहीं लगा रखा आपने? लगा रहे मास्क, जेब में लगा रहे बस। आप देख सकते हैं तस्वीरें, अब बहाने तर्क दिए जा रहे हैं और भी कई लोगों को आप देख सकते हैं। ये प्रदेश की सबसे बड़ी मंडी है मुहाना मंडी, जहाँ पर सोशल डिस्टेंस का मजाक उड़ाया जा रहा है। और ये आप देख सकते हैं सामने, हमको देख के आप मास्क ऊपर कर रहे हैं। हमको देख के मास्क ऊपर कर रहे हैं। नहीं वो तो सड़क गए बाबा यार, सड़क। आप देखिए बहाने देख सकते हैं, आप बिना मास्क जा रहे हैं, मास्क ले रहा, आप देख सकते हैं तमाम लोग, आप देख सकते हैं अब मास्क लेने की बात कर रहे हैं। इस तरह से तर्क दिए जा रहे हैं। वाकई अगर कोरोना फैल गया तो कौन जिम्मेदार होगा? प्रशासन तमाम छूट दे रहे हैं। वो फिर देख सकते हैं 2 महिलाओं को देख सकते हैं बिना मास्क आ रही हैं। वाकई सवाल यहाँ पर सिस्टम पर, सरकार पर खड़ा हो रहा है। मास्क क्यों नहीं लगा रखा आपने? भूल गए। अब देख सकते हैं आप तर्क किस तरह के दिए जा रहे हैं। जयपुर की तरह दिल्ली के बाजार भी लापरवाही में लिपटे हुए हैं। बड़े बड़े मार्केट खुले हुए हैं और लोग बेहिचक बिना मास्क लगाए घूम रहे हैं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये चांदनी चौक की है, जहां सख्ती के बावजूद लोग बाजारों में घूम रहे हैं। इस वक्त मैं दिल्ली के सबसे फेमस और पुराने मार्केट चांदनी चौक में हूँ। मेरे पीछे आप देखेंगे लाल किला है और हम यहाँ पर ये पड़ताल करने के लिए आए हैं कि दिल्ली में कई सारी मार्केट्स को कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं अपनाने के चलते बंद किया गया है, सख्त कार्रवाई की गई है। और दिल्ली के चांदनी चौक मार्केट में हूँ, फेमस मार्केट है ये, और यहाँ से ज़रा हम आपको तस्वीरें ज़रा यहाँ से दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर नियमों का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखिए दुकानें ऑलमोस्ट अभी कुछ बंद हैं, लेकिन भीड़ आप यहाँ पर अभी भी देख सकते हैं। कुछ लोग भी आप यहाँ पर ऐसे देख सकते हैं जिनके चेहरे पर मास्क नहीं होगा। और कई बार यहाँ पर अनाउंसमेंट होती है, कहा जाता है कि आप नियमों का पालन करें, कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपनाएं। ये उसी दिल्ली की तस्वीर है जहां फिर से लॉकडाउन की शुरुआत हो चुकी है, जहां तीसरी लहर की आहट के बीच एहतियात शुरू हो चुका है। बंद हो चुके गफ्फार मार्केट में 2 दिन पहले तक इतनी भीड़ थी कि 15 जुलाई तक गफ्फार मार्केट को बंद करना पड़ गया। दिल्ली के कई मार्केट्स को अनलॉक के तहत खोला गया और देखा गया जब कि वहां पर कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं अपनाया जा रहा है, नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है, तो उन मार्केट को कार्यवाही के तहत बंद कर दिया गया। इस वक्त मैं दिल्ली के गफ्फार मार्केट में हूं और इलेक्ट्रॉनिक एसेसरीज के लिए मार्केट बहुत फेमस है, काफ़ी पुराना मार्केट है। और चूंकि यहाँ से कुछ दिन पहले ऐसी तस्वीर देखने को मिली थी, भारी भीड़ देखने को मिली थी,
कोरोना नियमों का उल्लंघन यहाँ पे हो रहा था, सोशल डिस्टेंस के नियम का पालन नहीं हो रहा था, कई लोगों के चेहरे पर मास्क नहीं थे और इसको देखते हुए सरकार द्वारा फैसला लिया गया कि इस मार्केट को 11 जुलाई रात 10 बजे तक के लिए बंद कर दिया जाएगा। ऐसा ही डर श्रीनगर में भी उमड़ रहा है, जहां लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पिंडदान कर बाजारों में घूम रहे हैं। दुकानों पर जबरदस्त भीड़ लग रही है, कई लोग बिना मास्क के हैं। पर्यटन स्थलों पर भी कमोबेश ऐसी ही स्थिति है। इस समय हम मौजूद है श्रीनगर के खूबसूरत डल झील के पास। आप देख सकते हैं यहाँ शिकारा एक बार फिर से हलचल में दिख रही हैं, क्योंकि सैलानी अब कश्मीर घाटी का रुख करने लगे हैं। चाहे डल झील की बात करें, गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग जैसी हसीन वादियों की बात करें, लेकिन 10 में से मुश्किल से एक व्यक्ति आपको मास्क लगाते हुए दिखेगा और सोशल डिस्टेंसिंग का तो नाम ही नहीं। सर कहाँ से आप? यहाँ से जम्मू के, हरियाणा से। मास्क क्यों नहीं लगाया आपने? अभी तो आए हैं तो मास्क लगाना है ना। आपको नहीं लगता आप देश को इससे कोरोना की थर्ड वेव में जबरदस्ती धकेल रहे हैं? आप कश्मीर आए हैं, यहाँ पर घूमने आए हैं, SOP पालन करें ना सर। ठीक है बात। शहर शहर ये भीड़ तब दिख रही है जबकि कोरोना की तीसरी लहर की भविष्यवाणी बार बार की जा रही है, लगातार की जा रही है। तमाम जानकार अगस्त से सितंबर तक थर्ड वेव के दस्तक की बात कर रहे हैं। आशंकाओं का मीटर इसलिए भी ऊपर है क्योंकि डेल्टा प्लस के बाद अब कोरोना का कप्पा वेरिएंट चौखट पर खड़ा है। यूपी में कोरोना का एक नया वेरिएंट मिला है जिसे कप्पा वेरिएंट कहते हैं। हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 109 कोरोना पेशेंट की जीनोम सीक्वेंसिंग के जरिए जांच की गई थी, जिनमें 2 केसेस में कप्पा वेरिएंट मिले, बाकी 107 केसेस में डेल्टा वेरिएंट मिले हैं। ये जांच जो है ये लखनऊ के KGMU के माइक्रोबायोलॉजी विभाग में की गई थी। कोरोना का कप्पा वेरिएंट का यूं मिलना डरावना है, क्योंकि जानकार बताते हैं कि जिस डेल्टा वेरिएंट ने सेकेंड वेव में कोहराम मचाया, उसी डेल्टा के म्यूटेशन से ही कप्पा वेरिएंट बना है। कप्पा वेरिएंट B.1.617 वंश के म्यूटेशन से पैदा हुआ है। यह देश में पहले भी पाया जा चुका है। B.1.617 के कई म्यूटेशन हो चुके हैं, जिनमें से E484Q और E484K के कारण इसे कप्पा वेरिएंट कहा गया है। डेल्टा वेरिएंट का ट्रेलर पूरा देश दूसरी लहर में देख चुका है। डेल्टा ने सब कुछ उल्टा पुल्टा करके रख दिया, लेकिन अब कप्पा का खतरा मंडरा रहा है। इसके बावजूद लोग लापरवाही की अति पर तांडव कर रहे हैं, बाजारों में घूम रहे हैं, हिल स्टेशन पर मस्ती कर रहे हैं, धार्मिक स्थलों पर जा रहे हैं, और वो भी बिना मास्क लगाए, बिना सोशल डिस्टेंसिंग की नियम का पालन किए। यही वजह है कि इस भीड़ को आत्मघाती कहा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। आपने देखा कि कोरोना कैसे फिर से भारत पर शिकंजा कस रहा है। कोरोना के खिलाफ वैक्सीन मुहिम चलाने के बाद भी लग रहा है कि राहत भरे दिन ज्यादा नहीं रहने वाले। कोरोना का नया डेल्टा और डेल्टा प्लस वेरिएंट तेजी से दुनिया में फैल रहा है। कई देशों में फिर से लॉकडाउन और पाबंदियां का दौर शुरू हो गया है। वायरस के संक्रमण की स्पीड ऐसी ही रही तो निश्चित तौर पर एक बार फिर भारत समेत दुनिया का एक बड़ा हिस्सा कोरोना से चपेट में आ सकता है। दुनिया के 26 देशों से आ रहे खतरे के सिग्नल को आप इस रिपोर्ट के जरिए महसूस कर सकते हैं। यूरोप, चीन, जापान, साउथ कोरिया, म्यांमार, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, थाईलैंड और कनाडा, लिस्ट बढ़ती जा रही है, कहर बढ़ता जा रहा है। कोरोना का नया अटैक पहले की तरह दुनिया के मानचित्र को भयावह बना रहा है। तमाम देशों के हालात से अंदाजा हो रहा है कि दुनिया फिर एक नए कोरोना काल में जा रही है, जिसमें बीमारी की तकलीफ, मौत का दर्द, गम और लॉकडाउन की वजह से आर्थिक परेशानी हो सकती है। सबसे दर्दनाक खबरें इंडोनेशिया से आ रही हैं। हिंदुस्तान जिस त्रासदी और भयंकर हालातों को भुलाकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, इंडोनेशिया में मुश्किलें कमोबेश कुछ वैसी ही हैं। इंडोनेशिया के अस्पतालों में जगह नहीं बची है। दवा और ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा किल्लत है। ऑक्सीजन की सप्लाई खत्म होने से लोगों की मौत हो रही है। देश का हेल्थ सिस्टम पूरी तरह से ठप पड़ चुका है। संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए बाली और जावा द्वीपों में इमरजेंसी लॉकडाउन लगा दिया गया है। राजधानी जकार्ता भी पूरी तरह से बंद है। इंडोनेशिया में हो रही इस भीषण बर्बादी के पीछे भी डेल्टा वेरिएंट को ही जिम्मेदार माना जा रहा है।
9 दिनों से हर दिन करीब 900 लोगों की मौत हो रही है। शुक्रवार को यहां करीब 39,000 नए मरीजों की पुष्टि हुई। जून और जुलाई में हर दिन के मामले 100% बढ़ गए हैं। डेल्टा वेरिएंट कितनी तेजी से संक्रमित करता है, इसका अंदाजा इंडोनेशिया को देखकर हो रहा है। कुवैत, इराक, ओमान, फिजी, दक्षिण अफ्रीका, ट्यूनीशिया, रवांडा, जिम्बाब्वे, नामीबिया, मोजाम्बिक, रूस, साइप्रस, कोलंबिया, कजाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, थाईलैंड, म्यांमार, किर्गिस्तान, क्यूबा, वेनेजुएला में भी डेल्टा वेरिएंट का कहर बढ़ रहा है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक डेल्टा वेरिएंट कोरोना के स्ट्रेन में सबसे ज्यादा संक्रामक है। डेल्टा वेरिएंट रेस्पिरेटरी सिस्टम को प्रभावित करता है। ये बताया जाता है कि इसमें व्यक्ति खांसते या छींकते समय ही नहीं, बल्कि सांस लेते समय भी इस वायरस को दूसरे इंसान में ट्रांसफर करता है। और यही वजह है कि डेल्टा वेरिएंट ने कोरोना वायरस को पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक बना दिया है। एक्सपर्ट्स की माने तो डेल्टा वेरिएंट सबसे पहले भारत में मिला था, लेकिन अब यह दुनिया को कोरोना बांटने वाले चीन तक पहुंच चुका है। चीन के रुइली शहर में लॉकडाउन लगाया गया है। यहां अचानक कोरोना के मामलों में तेजी देखी जा रही है। जीनोम सीक्वेंसिंग में सैंपल डेल्टा वेरिएंट से काफी मिलते जुलते हैं। चीन का रुइली शहर म्यांमार से लगता है। म्यांमार में कोरोना के डेल्टा वेरिएंट का असर देखा जा रहा है। म्यांमार में हर दिन करीब 4,000 लोग संक्रमित हो रहे हैं। जून के आखिरी हफ्ते तक सभी अस्पताल फुल हो गए थे। म्यांमार के ज्यादातर शहरों में स्टे एट होम लागू है। म्यांमार में फरवरी में तख्ता पलट हुआ था और उसके बाद वहां पर सेना के खिलाफ प्रदर्शन हुए। हालात अभी भी ठीक नहीं है, इसीलिए ना तो वहां सही से इलाज हो पा रहा है और ना ही टेस्टिंग हो पा रही है, ना ही वहां मरीजों की पहचान हो पा रही है और ना संक्रमण की रफ्तार रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जा पा रहे हैं। जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा भी जिनपिंग और पुतिन की तरह टेंशन में। अचानक जापान में कोरोना के मामले जो बढ़ गए हैं। जापान की राजधानी टोक्यो में 8 जुलाई से इमरजेंसी लागू है। कई मरीजों में डेल्टा वेरिएंट के संक्रमण की पुष्टि हुई है। 23 जुलाई से टोक्यो में ओलंपिक का आयोजन होना है। ओलंपिक खेलों के दौरान दर्शकों की मौजूदगी पर फैसला लेना बड़ी चुनौती होगी। दक्षिण कोरिया उन देशों में शामिल है जिसने कोरोना को सही समय पर रोक लिया, सटीक रणनीति बनाकर कोरोना को फैलने से रोका, अपने लोगों को मरने से बचाया। लेकिन अब बताया जा रहा है कि डेल्टा वेरिएंट ने दक्षिण कोरिया को भी मुसीबत में डाल दिया है। दक्षिण कोरिया दहशत में है। सरकार से लेकर आम आदमी तक कोरोना के बदले रूप से घबराया हुआ है। शुक्रवार को कोरोना के 1316 नए मामले सामने आए। दक्षिण कोरिया में एक दिन में इतने केस कभी नहीं मिले थे। नए केस राजधानी सोल और उसके आसपास से आ रहे हैं। 12 जुलाई से देश में नए प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया जा चुका है। स्कूल, बार, क्लब, प्रदर्शन, भीड़ लगाने की इजाजत नहीं होगी। ऑस्ट्रेलिया में कोरोना के नए वेरिएंट से बचने की बड़ी तैयारी की गई है, लेकिन तमाम आइडियाज बेकार साबित हुए हैं। सिडनी में 15 दिनों से लॉकडाउन लगा हुआ है। इसके बावजूद संक्रमण में कमी नहीं आई। नए मामलों में ज्यादातर केस डेल्टा वेरिएंट से जुड़े हुए हैं। कनाडा में एक नया वेरिएंट सर्कुलेट हो रहा है। इस वेरिएंट का नाम है लैम्डा। इस वेरिएंट के शुरुआती सैंपल अगस्त 2020 में पेरू में मिले थे। अब तक ये 1 दर्जन देशों में फैल चुका है। पेरू के अलावा इक्वाडोर, अर्जेंटीना और चिली में भी इसका संक्रमण तेजी से फैल रहा है। पाकिस्तान में भी कोरोना की चौथी लहर का सिग्नल मिल रहा है। प्रधानमंत्री इमरान खान ने कोरोना प्रोटोकॉल को सख्ती से पालन करवाने का आदेश दिया है। पुतिन के लिए डेल्टा वेरिएंट नई चुनौती लाया है। रूस में करीब 2/3 आबादी को वैक्सीनेट किया जा चुका है, लेकिन फिर भी रूस में कोरोना की नई लहर देखने को मिल रही है। रूस में रोज हजारों केस मिल रहे हैं। वहीं बांग्लादेश में अब 9,000 के करीब केस आ रहे हैं। पिछले 24 घंटों में रूस में तकरीबन 25,000 कोरोना के मामले सामने आए हैं। वहीं बात अगर ब्रिटेन में की जाए तो वहां पिछले 24 घंटों में 35,000 से ऊपर केसेस सामने आए हैं। अब आप अंदाजा लगाइए कि डेल्टा वेरिएंट ने पूरी दुनिया को एक बार फिर कैसे मुश्किल में डाल दिया है। डेल्टा और डेल्टा प्लस वेरिएंट के साथ ही लैम्डा वेरिएंट भी फैल रहा है। ये इन दोनों से ज्यादा संक्रामक। लैम्डा वेरिएंट के स्पाइक प्रोटीन में 7 म्यूटेशन देखे गए हैं। लैम्डा को लेकर नई स्टडी में पता चला कि ये वेरिएंट संक्रामकता को 2 गुना बढ़ाता है। एक नई स्टडी में इस बात का दावा किया गया है कि कोरोना के डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ वैक्सीन का असर 8 गुना कम होता है। यही वजह है कि वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां अपनी वैक्सीन की डोज को और ज्यादा ताकतवर बनाने में जुट गई हैं। फाइजर बायोएनटेक अपनी वैक्सीन कॉमर्निटी की 3री डोज की तैयारी कर रही हैं।
भारत में अभी 70% लोगों को टीका दिया जाना बाकी है। ऐसे में अगर लैम्डा वेरिएंट की एंट्री हो गई तो काफी मुश्किल दौर आ सकता है। डेल्टा वेरिएंट पर भी कोविशील्ड और कोवैक्सीन को लेकर अभी बहुत ज्यादा रिसर्च नहीं हुई है। भारत में रूस की वैक्सीन स्पुतनिक वी भी है, लेकिन रूस में अब हर दिन 25,000 से ज्यादा कोरोना केस आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। जाहिर है हर बीतते दिन के साथ अफगानिस्तान में तालिबान की ताकत बढ़ती जा रही है। अफगानी सरजमीन पर तालिबानी झंडा फहराता जा रहा है। काबुल तक में तालिबान की काली परछाई पड़ चुकी है। जहां एक तरफ इससे अफगानी आवाम खौफ में है, तो वहीं इसने अमेरिका, रूस से लेकर चीन और पाकिस्तान तक की खलबली बढ़ा दी है। और इसकी वजह है तालिबान के अफगानिस्तान से बाहर निकलने का डर। आखिर ये डर इन मुल्कों को क्यों है? कैसे तालिबान इन्हें चोट पहुंचा सकता है? देखिए हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। 20 सालों बाद तालिबान फिर जाग उठा, और ज्यादा ताकत के साथ, और ज्यादा खूंखार, और ज्यादा लड़ाकों के साथ। तालिबानी आतंकियों ने एक बार फिर अफगानिस्तान में आतंकी इबारत नए सिरे से लिखनी शुरू कर दी। अफगानिस्तानी आवाम का बच्चा बच्चा इस सफेद तालिबानी झंडे की परछाई से घबराया है। हर घर, गली कूचे से लेकर सड़कों पर खौफ पसरा है। खौफ ये कि कब तालिबानी आतंकी उनके इलाकों पर कब्जा कर लें, कब तालिबानी फरमान सुना दिया जाए और उसकी नाफरमानी पर जिस्म से लहू खींच लिया जाए। तालिबान में अफगानिस्तान कितना ताकतवर हो चुका है, उसकी ताकत कितनी बढ़ चुकी है, उसे इस वीडियो से समझिए। घुटनों पर बैठे जवान अफगानिस्तानी सेना के, जिन्होंने तालिबान की ताकत के सामने अपना सिर झुका दिया है, सरेंडर कर दिया है। ऐसे एक नहीं कई वीडियो अफगानिस्तान से सामने आ रहे हैं, जिसमें अफगान सेना तालिबान के सामने घुटने टेक चुकी है। जो अफगान सैनिक तालिबान के सामने नहीं झुकते, उसका क्या हश्र होता है, इसका अंदाजा आपको इस वीडियो को देखकर हो जाएगा। हम ये वीडियो साफ साफ आपको इसलिए नहीं दिखा सकते क्योंकि इसमें भेड़ बकरियों की तरह मार दिए गए अफगान सैनिकों की लाशें तालिबान की क्रूरता का सबूत है। जमीन पर अफगान सैनिक तालिबान के सामने एक सेकंड नहीं टिक रहे, वो मुल्क छोड़कर भाग रहे हैं। ऐसे में हवाई हमलों के जरिए तालिबान को तबाह करने की कोशिश की जा रही। हाल ही में अफगान सेना ने बगदिस प्रांत की राजधानी काला 9 पर एयर स्ट्राइक कर उसे तालिबानियों के कब्जे से छुड़ाया था। तालिबानी आतंकियों ने अब अफगानिस्तान एयरफोर्स के पायलट्स को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है। अफगानी अधिकारियों के मुताबिक हाल ही में 7 पायलट्स की हत्या कर दी गई, जबकि पहले कभी भी ऐसी घटनाएं नहीं हुई थी। यानी तालिबान अफगानिस्तान में पूरी तरह से हावी हो चुका है, जिससे अफगानिस्तानी आवाम में खौफ पसरा है। मगर इस खौफ के बीच तालिबान ने ऐसा ऐलान किया जिससे बीजिंग से लेकर वॉशिंगटन और इस्लामाबाद से लेकर मॉस्को तक त्राहिमाम मचा है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के माथे पर शिकन है। बीजिंग में बैठे लाल सेना के कमांडर की टेंशन बढ़ गई। इमरान खान की सांसें अटकी और बाइडेन को जवाब देते नहीं बन रहा। तालिबान का वो कौन सा ऐलान है जिसने महाशक्तियों के बीच खलबली मचा दी? तालिबानी नेता शहाबुद्दीन ने ये ऐलान मॉस्को से किया है, उसी मॉस्को से जो शक्तिशाली रूस की राजधानी है। तालिबानी नेता ने आश्वासन दिया कि अफगानिस्तान की सरजमी का इस्तेमाल किसी दूसरे देश के खिलाफ नहीं होगा। तालिबानी नेता के इस बयान के मायने क्या है, उसका अंदाजा सिर्फ इससे लगाइए कि यह बयान जारी हुआ मॉस्को से, मगर इसका जवाब देने वॉशिंगटन डीसी में बैठे जो बाइडेन को खुद सामने आना पड़ा। बाइडेन ये तय कर चुके कि अब अमेरिकी सेना अफगानिस्तान में नहीं लड़ेगी, जो कि 20 सालों में भी वो तालिबान को जड़ से खत्म नहीं कर पाए। ऐसे में 30 अगस्त तक अमेरिकी फौजें अफगानिस्तान की सरजमी पूरी तरह से छोड़ देंगी, जिसका पूरा फायदा तालिबान उठा रहा है। तालिबान के ताकतवर होने से रूस भी टेंशन में है। उसने अफगानिस्तान के बिगड़ते हालातों का ठीक रहा सीधे तौर पर अमेरिका के सिर फोड़ा है। रूसी दूतावास ने बयान जारी कर कहा है, हम इसका दोषी अमेरिका और अन्य नाटो देशों के सैनिकों की जल्दबाजी में हटने को देते हैं। यूएस की वापसी के 6 महीने के भीतर अफगानिस्तान का पतन हो जाएगा। तालिबान बहुत तेजी से अफगानिस्तान से सटे प्रांत और बॉर्डर को अपने कब्जे में ले रहा है। अफगानिस्तान के बदाख्शा प्रांत पर भी तालिबान का नियंत्रण स्थापित हो चुका है, जिसने शी जिनपिंग की टेंशन बढ़ा दी। अब जिनपिंग को तालिबान का डर सताने लगा है। दरअसल अतीत में अलकायदा से जुड़े चीन के वीगर विद्रोही गुटों के संबंध तालिबान से बहुत शानदार रहे हैं। बदाख्शान की सीमा जो है वो चीन के शिनजियांग से लगती है, यानी चीन के इलाकों में ये लोग असर डाल सकते हैं।
और तालिबान वीगर गुटों की मदद कर सकता है। और यही बात है जो चीन को लगातार परेशान कर रही है। चीन ही नहीं, आतंक को पालने पोसने वाला पाकिस्तान भी तालिबान के टेरर में है। पाकिस्तान के खौफ की वजह तालिबान के तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान से अच्छे संबंध हैं। तहरीक-ए-तालिबान वही संगठन है जिसने बीते कुछ सालों में पाकिस्तान को गहरे जख्म दिए। पेशावर के आर्मी स्कूल में हुए ब्लास्ट में इसी संगठन का नाम सामने आया था। पाकिस्तान को डर है कि तालिबान के ताकतवर होने से तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान की ताकत भी बढ़ेगी। साफ है कि तालिबान का खौफ सिर्फ अफगानिस्तान अवाम में ही नहीं, उसके बाहर मौजूद मुल्कों में भी तालिबान की दहशत है और यही दहशत तालिबान को जमीन वापस पाने की ताकत दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। दक्षिण चीन सागर में चीन की मनमानी बढ़ती जा रही है और अब दूसरी तरफ हिंद महासागर में वर्चस्व बढ़ाने के लिए चीन की नई और बड़ी तैयारियों का खुलासा हुआ है। 9 साल पहले चीन के तत्कालीन प्रधानमंत्री हू जिनताओ ने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के सम्मेलन में कहा था कि चीन समुद्र में एक बड़ी शक्ति बनेगा। इन 9 सालों में चीन ने यह साबित भी कर दिया और आने वाले 10 सालों का प्लान सुनकर भारत की सुरक्षा रणनीति बनाने वाले भी टेंशन में हैं। चीन के ऐसे एक एयरक्राफ्ट कैरियर की तैनाती का मतलब है समंदर में कई फाइटर प्लेन, मिसाइल और जंगी बेड़े की मौजूदगी। अब चीन का प्लान इससे भी ज्यादा शक्तिशाली और बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने का है, वो भी 1-2 नहीं बल्कि 5। अमेरिका के पास दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर USS निमित्ज है, लेकिन अब चीन की तैयारी इससे भी बड़ा विमान वाहक पोत बनाने की है। भारतीय खुफिया एजेंसी को मिली जानकारी के मुताबिक चीन अगले 10 सालों में 5 विशालकाय एयरक्राफ्ट कैरियर तैयार करेगा। मकसद हिंद महासागर और इंडो पैसिफिक में अपना वर्चस्व कायम करने की कोशिश है। चीन के पास टाइप 001 और टाइप 002 श्रेणी के एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, लेकिन अब तैयारी 003 टाइप बनाने की है। रिपोर्ट के मुताबिक इस साल के अंत तक चीन इसे पूरी तरह से तैयार कर सकता है। टाइप 003 क्लास के नए एयरक्राफ्ट कैरियर में दुनिया के सबसे एडवांस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम लगा होता है। यह सिस्टम यूएस नेवी की नई पीढ़ी की USS गेराल्ड और फोर्ड क्लास के एयरक्राफ्ट कैरियर में लगी तकनीक के जैसा है। 003 टाइप में एयरबोर्न रडार सिस्टम लगा होता है। सबमरीन को खत्म करने के लिए सबमरीन वॉरफेयर सिस्टम रहता है। एरिया रिफ्यूलिंग जैसी सुविधाएं टाइप 003 की खासियत है। चीन अगर हिंद महासागर क्षेत्र में एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात करता है तो भविष्य में अंडमान समुद्र में नेविगेशन संचालन की स्वतंत्रता को प्रभावित कर सकता है। जबकि भारत का INS विक्रमादित्य अभी मेंटेनेंस दौर में है और INS विक्रांत अगले साल अगस्त में कमीशन होगा। तब तक चीन 2025 तक 4 विमान वाहक तैयार कर लेगा। चीन को जवाब देने के लिए या समंदर में चुनौती कायम करने के लिए भारत के पास परमाणु हमला करने वाली पनडुब्बियों को बनाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। चीनी विमान वाहक शेंडांग एयरक्राफ्ट कैरियर पर 50 लड़ाकू विमान तैनात हैं, जिनमें 36 J-15 शामिल हैं। इसके अलावा शेंडांग पर 8 Z-18 और 4 हर्बन Z-9 लड़ाकू विमान तैनात किए गए हैं। चीन अपनी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नीति भी चल रहा है, जिसके तहत कई देशों में चीन अपने बंदरगाह बना रहा है। चीन छोटे देशों को पैसा देकर फंसा रहा है। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का मकसद ही है हिंद महासागर में ताकत को बढ़ाना। हम आपको बता दें, फिलहाल चीन के 69 देशों में बंदरगाह हैं, जिसमें श्रीलंका, पाकिस्तान, मालदीव, म्यांमार ऐसे तमाम भारत के पड़ोसी देश शामिल हैं जहां चीन के बंदरगाह मौजूद हैं। चीन हर महीने अपने बेड़े में एक युद्धपोत भी शामिल कर रहा है। चीन की स्पीड पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय है, जबकि दूसरी तरफ भारत के क्वाड की ताकत है। भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ समंदर में चीन को सबक सिखाने का अभ्यास कर चुके हैं, लेकिन समंदर में लगातार वर्चस्व कायम रखना भविष्य में एक बड़ी चुनौती होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। एक तरफ चीन तो दूसरी तरफ रूस। इन 2 देशों ने मिलकर NATO ग्रुप की नाक में भी दम कर रखा है। खासकर अमेरिका से अदावत के कारण रूस हमेशा ही अपनी सीमा से लगे हुए NATO गुट में शामिल देशों को किसी ना किसी तरीके से परेशान करता रहता है। हाल ही में यूक्रेन की सीमा के पास
सैनिक हलचल बढ़ाने के बाद अब रूस ने लिथुआनिया को निशाना बनाया। रूस के जंगी जहाजों की घुसपैठ से लिथुआनिया के नाटो एयरबेस पर कैसे हड़कंप मच गया, इस रिपोर्ट में देखिए। लिथुआनिया के नाटो एयरबेस पर हड़कंप मच गया। प्रेसिडेंट गिटानस नौसेदा को अपना भाषण बंद करना पड़ा और मौके पर मौजूद स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज को भी फौरन हटाया गया। मीडियाकर्मी अपने कैमरे समेटने लगे और नाटो एयरबेस पर मौजूद वायुसेना के जवान हमले की तैयारी में जुट गए। महज 30 सेकंड के भीतर मची इस भगदड़ की वजह थी रूसी वायुसेना के फाइटर विमानों की घुसपैठ, जो अचानक ही लिथुआनिया के नाटो एयरबेस की हवाई सीमा के आसपास उड़ान भरने लगे और एयरबेस पर वॉर अलर्ट जारी हो गया। तेज गर्जना के साथ पुतिन के वायुवीर आसमान में हुंकार भर रहे थे और जमीन पर जंग की रणभेरी बज रही थी। एक झटके में पूरा माहौल बदल गया। स्पेन के प्रधानमंत्री को फौरन हाई सिक्योरिटी जोन में ले जाया गया और देखते ही देखते नाटो एयरफोर्स के जवान जंगी मोड में आ गए। जिस फाइटर जेट के सामने खड़े होकर लिथुआनिया के राष्ट्रपति नाटो के प्रति समर्थन का ऐलान कर रहे थे, उसी जंगी जहाज को रूसी लड़ाकू विमानों को खदेड़ने के लिए भेजा गया, जो अपने मकसद में कामयाब भी रहा। हालांकि चंद घंटों की अफरा तफरी के बाद सब कुछ सामान्य हो गया, मगर रूसी एयरफोर्स की इस घुसपैठ से नाटो एयरबेस पर मौजूद नेताओं और जवानों की घबराहट जरूर बढ़ गई। हालांकि ये पहला ऐसा मामला नहीं है। लिथुआनिया की सेना के मुताबिक रूस हमेशा दावा करता है कि कैलिनिनग्राद से उड़ने वाले उसके लड़ाकू विमान हमेशा अंतर्राष्ट्रीय हवाई सीमा से ही उड़ान भरते हैं, लेकिन रूसी फाइटर जेट अक्सर ही लिथुआनिया में घुसपैठ करते रहते हैं। अब इसकी वजह भी समझ लीजिए। दरअसल कैलिनिनग्राद रूस का एक हिस्सा है जो उसकी जमीन से हजारों किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ है। बाल्टिक सागर के किनारे बसे इस रूसी राज्य की सीमा लिथुआनिया और पोलैंड से मिलती है। रूस ने कैलिनिनग्राद में एक मिलिट्री बेस भी बना रखा है, मगर यहां से आने जाने के लिए रूस के पास कोई फिक्स एयर स्पेस नहीं है। यही वजह है कि रूस के लड़ाकू विमान अक्सर कैलिनिनग्राद से निकलने के लिए लिथुआनिया के हवाई सीमा का उल्लंघन करते हैं, मगर इस भगदड़ की वजह सिर्फ इतनी नहीं। दरअसल रूस और अमेरिका की अदावत काफी पुरानी है और मौजूदा दौर में भी चीन को लेकर दोनों देशों की आपसी लड़ाई जग जाहिर है। हाल ही में नाटो की पहली बैठक में बाइडेन ने खुलकर चीन को दुनिया के लिए गंभीर खतरा बताया था, जबकि रूस हमेशा से चीन का बचाव करता रहा है। अप्रैल में यूक्रेन की ओर रूसी सेना की गतिविधियों को लेकर भी नाटो की आपात बैठक बुलानी पड़ गई थी। ऐसी कई वजह हैं जो रूस की किसी भी हरकत को संदेह के घेरे में ला देती हैं, और यही इस बार भी हुआ। नाटो एयरबेस के पास रूस के लड़ाकू विमानों की घुसपैठ ने नई अदावत का अलर्ट जारी कर दिया है, जिसका नतीजा जल्द ही नजर आ सकता है। बिहार बाढ़ से कराह रहा है। करीब 8 जिले बुरी तरह प्रभावित हैं। गांव में पानी भरा हुआ है। लोगों के सामने भोजन का संकट है। कई हफ्तों से बाढ़ का पानी जमा होते जाने की वजह से अब बीमारी बढ़ने लगी है। टीवी 9 भारतवर्ष के रिपोर्टर पहुंचे उन इलाकों में जहां बाढ़ सबसे ज्यादा कहर ढा रही है। व्यवस्था है, कोई व्यवस्था नहीं है। कहाँ पर चूल्ही जलाएगा, कहाँ पर खाना बनाएगा भाई। ऐसा कौन चीज है? राशन लेते हैं दुकान से, आते हैं। समंदर सा ये जो दृश्य आप देख रहे हैं, ये बिहार की बस्तियां हैं जो डूब चुकी हैं पानी में। लोगों का घर विलीन हो चुका है बाढ़ में। सब कुछ पानी की धार में बह चुका है। मॉनसून से पहले लगातार बारिश के बाद लोग त्राहिमाम कर रहे हैं बिहार में। मुजफ्फरपुर जिले के मिठनसराय गांव में इस वक्त मैं मौजूद हूं और देखिए गांव की स्थिति क्या है, किस तरह से गांव, घर, गलियां सब कुछ डूबा हुआ, सब कुछ पानी में। ज़्यादातर लोग NH पे चले गए हैं, यानी कि वहाँ जहाँ ऊंचे स्थान पर शरण, जहाँ पर प्रशासन की नज़र है, लेकिन इन गांवों तक कोई नहीं पहुँचा। ये देखिए गांव की झोपड़ी के ऊपर से होकर हम गुजर रहे हैं, सिर्फ ऊपर का छत दिखलाई दे रहा है। वहीं सामने देखिए एक जो टोला है उसमें ज़िंदगी का कोई नामो निशान नहीं है, यानी कि सब लोग वहाँ से आखिर उसमें रहें कैसे। जो ईंट के जो मकान हैं वो थोड़े उनका ऊपरी हिस्सा ज़रूर दिख रहा है। लोगों के पास खाने के लिए अनाज नहीं है, पीने के लिए साफ पानी नहीं है। गांव से ज्यादातर लोग पलायन कर चुके हैं। जो लोग पानी में फंसे हैं वो भी बीमार होने लगे हैं। भूख से बच्चे बिलखते हैं। किसी तरह की मदद से जिंदगियां कट रही हैं। पानी के बीच कई हफ्तों से सांस ले रहे लोगों की आंखों का पानी कहीं भारी है इस बाढ़ के पानी पर। कोई व्यवस्था सर गांव में नहीं दिया गया है।
और अब जो 4 लाइन पर आदमी चला गया NH पर, उसी का व्यवस्था है और किसी का कोई व्यवस्था गांव में जो आदमी है उसका कोई व्यवस्था नहीं। उनके हाल पे छोड़ दिया। हाँ, मुखिया चाहे विधायक कोई इसका अथी नहीं है। देखिए रहे हैं इतना कष्ट में हम लोग हैं, कोई चीज़ की न सुविधा है न कोई व्यवस्था है, न पन्नी माने मिला है। वो अपना से खरीद के बाजार से पन्नी लाए हैं तो टांग के माने उसमें एडजस्ट कर के माले माल जाल के रखे हुए हैं। कोई सुविधा है ये नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे। बिहार के 8 जिलों में बाढ़ तांडव मचा रही है। TV9 भारतवर्ष के रिपोर्टर निकले थे दर्द को महसूस करने के लिए, जिससे ये लोग रोज साक्षात्कार कर रहे हैं। कुछ महीनों पहले तक मुखिया चुनाव की आहट के बीच गांव में जमघट लगा रहता था। नेता दौड़ लगा रहे थे, लेकिन बाढ़ के पानी के आते ही सब लापता हो गए। और ये जो मीलों मील जो खेत हैं, इसमें कभी हरियाली होती थी। यहाँ धान, गेहूं और तमाम तरह के जो रबी और खरीफ की जो फसल है वो फसल उगती थी, लेकिन हर साल आने वाली बाढ़ ने सब कुछ तबाह कर दिया और जो खेतीहर किसान थे उन किसानों को मजदूर बना दिया। और देखिए इन घर की हालत क्या है, किस तरह से लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। और हर साल की ये कहानी है, ये कोई आज की कहानी या सिर्फ इस वर्ष की कहानी नहीं है, बल्कि हर साल इसी तरह से लोग डूबते हैं और इसी में फिर जिंदा रहने को मजबूर हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।